वंदे मातरम। तमाम खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। देहरादून, टिहरी, चंपावत में भारी बारिश होगी। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का पूर्वानुमान। येलो अलर्ट मौसम विभाग का। कई जिलों में प्रशासन चौकस। देहरादून, टिहरी, चंपावत में भारी बारिश की संभावना। मौसम तो सुहाना होगा, लेकिन साथ ही जब लगातार बारिश होती है तो आफत भी बन जाती है, और यही हाल उत्तराखंड में बीते काफी समय से। येलो अलर्ट एक बार फिर से 3 दिनों का भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से एहतियात बरतने की अपील प्रशासन की ओर से। जरूरत होने पर ही। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, 3 दिन का येलो अलर्ट उत्तराखंड में। देहरादून, टिहरी, चंपावत में भारी बारिश होगी। इसके अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए भी पूर्वानुमान मौसम विभाग का। देखिए, तो मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में 3 दिनों के लिए कुछ जिलों के लिए भारी बारिश की संभावनाएं जारी की गई हैं, जिसको लेके येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर पे देखें, इन 3 दिनों में देहरादून, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की जो संभावना है व्यक्त की गई है, और ये बात कही गई है कि अगले 3 दिनों तक इन जिलों में भारी बारिश जो है देखने को मिलेगी। और ऐसे में अगर हम देखें तो पिछले 48 घंटे में लगातार जो बारिश का सिलसिला है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, इन इलाकों में देखने को मिला है। रुक रुक के 48 घंटे में जो बारिश है वो हुई है, और ऐसे में अगले 3 दिनों तक बारिश की जो संभावनाएं हैं वो विशेषकर खासतौर पे जो पहाड़ी जनपद है, देहरादून को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितने पहाड़ी जनपद हैं उन जनपदों में देखने को मिलेंगे, ऊंचाई वाले इलाकों में। उसके बाद 1 सप्ताह तक जो है बारिश कम होने की जो उम्मीद है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है कि 3 दिनों के बाद 1 सप्ताह तक बारिश जो है कम होने वाली है उत्तराखंड के अंदर। और अगले 3 दिन जो भारी होने वाले हैं उसके मद्देनजर प्रशासन को कहीं ना कहीं जो अलर्ट रहने की हिदायत भी दी गई है। प्रशासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को पहले ही लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लगातार सभी जिलों की जो ब्यौरा है लिए जा रहे हैं। और अगर हम देखें जिस तरीके से बारिश होने की वजह से, अगर हम देखें चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जो कि ऊंचाई वाले इलाके हैं, उन इलाकों में लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं सबसे अधिक देखने को मिल रही हैं। और समय रहते जो सड़कें ब्लॉक हो रही हैं उन्हें खुलवाने का काम किया जा रहा है। 100 से अधिक ऐसी सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं, जिनको खोलने का जो काम है किया जा रहा है। छोटी मोटी जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो काफ़ी संख्या में हुई हैं, दर्जनों की संख्या में हुई हैं प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये घटनाएं अगर हम देखें चमोली जिले में, उत्तरकाशी में, इधर तो कुमाऊं का जो इलाका है, नैनीताल, इन इलाकों में एक दो का जो घटनाएं हैं, हर जिलों में तकरीबन आधा दर्जन के करीब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है, और जलस्तर नदियों का भी बढ़ रहा है। चाहे मैदानी इलाकों की अगर हम बात कर रहे हैं, उधम सिंह नगर की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, देहरादून की बात करें, तो जो बारिश की वजह से जो नदियों का जलस्तर बढ़ा है और आसपास रहने वाले लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, और प्रशासन की तरफ से पूरी हिदायत भी दी जा रही है कि नदी से पूरी उचित दूरी बना के रखी जाए। तो कुल मिला के अगले 3 दिन भी बारिश की जो संभावना है उसको देख के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके अलावा SDRF, NDRF की जो टीमें हैं वो जगह जगह लगाई गई हैं। किसी भी आपदा से संबंधित अगर कोई ज़्यादा बड़ी घटना होती है, जैसे कि बादल फटने जैसी घटना होती है, तो तत्काल राहत के लिए सभी टीमों को अलग से रखा गया। जी, यानी फिलहाल तो ज्ञानेंद्र यही लग रहा है कि राहत की बारिश जो है वो आफत की बारिश में तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए पिछले 48 घंटे में सभी जनपदों में बारिश जो हो रही है वो कहीं ना कहीं जो जलस्तर है नदियों का उसका बढ़ा है, सड़कें ब्लॉक हुई हैं, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। पहाड़ी जनपदों में सभी जगहों पे कुछ न कुछ घटनाएं बिल्कुल। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र तिवारी, खबर पर अपडेट देने के लिए।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी है जो गंभीर बीमारी के चलते सेवाएं नहीं दे पा रहे। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और जो सेवाएं नहीं दे पा रहे, उनकी सेवाएं 20 साल से ज्यादा हो गई हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। दरअसल ऐसा करने से जहां गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को 20 साल की सेवा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाने से उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहीं जिन पदों पर वो नियुक्त हैं और अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उस पद को नई नियुक्ति से भरा जा सकता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 99,717 पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए कुल मरीजों की संख्या 93,977 हो गई है। वहीं कुल एक्टिव केस 1,905 हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 294 नए केस सामने आए। टिहरी में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए केस, रुद्रप्रयाग में 24 घंटे में कोरोना के 19 नए मामले, नैनीताल में 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं। वहीं चमोली की बात करें तो यह आंकड़ा बीते 24 घंटे में 2 का है। पिथौरागढ़ में यह आंकड़ा 3 का पाया गया है। उधम सिंह नगर में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस सामने आए। इसके अलावा बागेश्वर में बीते 24 घंटे में कोरोना अपडेट 1 नए आंकड़े का, चंपावत में 2 नए केसेस बीते 24 घंटे में, अल्मोड़ा में कोरोना के 15 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं देहरादून का आंकड़ा 144 का, ये आंकड़े डरा रहे हैं। हरिद्वार में 16 नए मामले कोरोना के। पौड़ी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19 नए केसेस सामने आए। बीते 1 महीने से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद कहीं न कहीं बाजार में प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स, डिस्पोजेबल जैसी चीजें थमने का नाम नहीं ले रही। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम टाउन हॉल में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में प्लास्टिक बैन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर की डीएम सोनिका, एसएसपी दिलीप सिंह ठाकुर समेत नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष, परिषद के अधिकारियों के साथ ही व्यापार मंडल, होटल व्यवसायी मौजूद रहे। इस संबंध में जिला अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले सभी लोगों से प्लास्टिक के प्रतिबंध को कैसे लागू किया जाए, इस बारे में सुझाव भी मांगे गए हैं। इसी क्रम में सुझाव और जानकारी ली गई है। इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि समाज को कैसे जागरूक किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करना पूरी तरह बंद हो जाए। इसके अनुपालन में कोई लापरवाही करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अलग अलग तरह से कार्रवाई हो रही है, पर आज का जो उद्देश्य था वो ये बताने का था कि इसको ये बैन हो चुका है और जो प्रोडक्शन है और जो कंजम्पशन है वो बंद हो जाए, जिससे कि ये जो जुर्माने की जो हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब तक वो सुमोटो नहीं अपनाई जाती है, अपने खुद ना की जाए, तो उसको बार बार जुर्माना लगा के भी वो चीज़ अगर बंद करने की कोशिश की जाए, उससे बेटर है कि ट्रेन कर दें और सब लोग खुद ही इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये बैन हो चुका है और एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना। उसके लिए आज ये कार्यक्रम किया। प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि देहरादून के लोग मन से त्यागें कि हमने प्लास्टिक को बंद कर दिया। देहरादून के लोग मन से त्यागेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन जो है प्लास्टिक बंद हो जाएगी। हम माइक्रोन पे जा ही नहीं रहे कि ये 75 का है, ये 100 का है, ये 100 डिग्री का है, ये गल जाएगा नहीं गलेगा। हमारा प्रयास ये है, मेरा स्वयं का और देहरादून वासियों का प्रयास ये होना चाहिए कि देहरादून में प्लास्टिक हम प्रयोग ना करें। देहरादून में बीते लंबे समय से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। 2023 तक स्मार्ट सिटी के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। स्मार्ट सिटी के काम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जब पूछा गया कि स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है,
तो उन्होंने कहा कि वो कई बार इसको लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक स्मार्ट सिटी की रफ्तार में कोई इजाफा देखने को नहीं मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्मार्ट सिटी के काम को लेकर सरकार पर निशाना साधा। करण माहरा ने कहा कि शहर भर में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें खुदाई नहीं हो रखी। पैदल चलना तो दूर, 2 पहिया वाहन पर भी चलना मुश्किल हो रहा है। करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें खुदाई हुई सड़कें नहीं दिख रही हैं। जगह जगह पानी लॉक हो रहा है। पैदल चलना तो छोड़िए साहब, 2 पहिया वाहन से जाना भी मुश्किल लोगों का है। जीना दूभर है और आदमी इतना परेशान है क्योंकि इतने टैक्सेस लग गए, इतनी महंगाई हो गई, वो लाचार हो गया। वो कह रहा जो हो रहा, मतलब जीवन जीना है बस किसी तरीके से। ये वाले हालात हो गए सुख सुविधा की। और तो आदमी तब सोचेगा जब उसका पेट भरा होगा। अभी तो पेट भरने की लड़ाई है, उसको ये गड्ढे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक दिन भारत की जनता जागेगी और ये सब चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा मेरा भरोसा है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत है। लक्सर का रुख करेंगे, जहां पर तहसील परिसर के बाहर टूटी हुई सड़क को लेकर आसपास के लोगों और अधिकारियों में खासी नाराजगी है। कुछ ही मीटर तक टूटी हुई सड़क से आक्रोशित लोगों के मुताबिक तहसील की पक्की सड़क का पुनर्निर्माण किया जा चुका है, मगर सिर्फ तहसील परिसर के समक्ष सड़क का टुकड़ा छोड़ दिया गया। सड़क किनारे कीचड़ और बरसाती पानी के कारण गड्ढों में दूषित जल जमा हो गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका परिषद विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सड़कों से रोज तहसील प्रशासन के तमाम अधिकारी रोजाना गुजरते हैं, मगर तहसील यानी प्रशासनिक भवन के समक्ष ही सड़क को छोड़कर लापरवाही की जा रही है। ये हमारे वकील साहब आ रहे हैं जो रुक रहे हैं। हमने चेयरमैन को भी कहा यहाँ पर सड़क के बारे में। ये 6 महीने हो गए सड़क को बना हो और ये सड़क नहीं बन पा रही। कितनी 50 मीटर की सड़क है यहाँ पर और ये देखो सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, ये देखो आप, और पानी भरा हुआ है। सारा प्रशासन हिंद से गुजरता है जी। बाकी ये टुकड़ा तो ये रहेगा, बाकी सब सड़क ना जो उधर भी बनेगी इधर भी बनेगी। ये टुकड़ा था 50 मीटर का हमारा, ये रहेगा खाली। शिकायत की काफी बार की, चेयरमैन के साथ बात है इस बारे में, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं इस बारे में। बोल लेते हैं कि हो जाएगी, काफी टाइम होगा। बाकी ये सड़क यहाँ तक बन गई, ये टुकड़ा रहेगा एक। हरिद्वार में लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बारिश से नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। नदी के किनारे भूमि का कटाव शुरू हो चुका है। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जद में आने वाले मकानों को खाली कराना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि टिहरी विस्थापित कॉलोनी के नवोदय नगर के करीब 1 दर्जन घरों को बरसाती नदी से खतरा हो सकता है। इसके चलते लोग घरों में सामान को छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं। अल्मोड़ा से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक कटारमल सूर्य मंदिर स्थापित है, लेकिन मुख्य मार्ग से मंदिर को जोड़ने वाली सड़क तकरीबन 3 किलोमीटर तक बदहाल बनी हुई है। मंदिर पर्यटन को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बरसात के समय से गड्ढे में बने गड्ढों में पानी भर जाता है। सड़क की बदहाल स्थिति से पर्यटक काफ़ी परेशान होते हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अल्मोड़ा के 4 ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थलों को सड़क मार्गों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मानस कॉरिडोर के तहत विभाग ने इन सड़कों के सुधारीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है। अभी वर्तमान में मानस कॉरिडोर के अंतर्गत यहाँ के इस जिले के 4 मंदिर लिए गए हैं। एक गोलू देवता का मंदिर है, एक हमारा जागेश्वर मंदिर है और तीसरा जो है कटारमल मंदिर है और एक कसार देवी मंदिर है। तो इनके जो भी मार्ग हैं, पहुंच मार्ग हैं, उनको ठीक कराने के लिए इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जलस्तर अचानक बढ़ जाने से 5 गायें फंस गई। गांव के 14 बीघा क्षेत्र में टापू में फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला को दी गई। सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। टापू के दोनों तरफ पानी का तेज बहाव था। जिस तैसे टीम रोप के सहारे टापू तक पहुंची और सभी गायों को एक एक करके सुरक्षित वहां से निकाला गया। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। एसडीआरएफ की त्वरित प्रतिक्रिया पर स्थानीय व्यक्तियों ने सराहा।
आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर शहरी विकास विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक 7,50,000 तिरंगा झंडा बांटने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही उनका कहना है कि अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में राष्ट्र का गौरव तिरंगा झंडा फहराने को कहा, वहीं उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ले जाने का लक्ष्य है। उनका कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में 7,50,000 तिरंगा झंडा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 103 निकायों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये हर घर तिरंगा माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से हम सबका आह्वान है, और वास्तव में अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। देश के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, उसको हम अपने घरों पे लगाएं, ऐसा हम सभी का संकल्प भी होना चाहिए। और मैंने अपने जो विभाग है, चाहे हमारा शहरी विकास से संबंधित होगा, वित्त से संबंधित होगा, आवास से संबंधित होगा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मैंने बैठक ली है और सभी से कहा है कि अपने अपने विभागों के माध्यम से मेरे पूरे प्रदेश के अंदर तिरंगा हर घर में लगे। उसमें हमारे जो मंत्रालय है उसके विभागों का भी योगदान होना चाहिए। लक्सर नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद के रूप में पदोन्नति पाने के बाद नगर क्षेत्र में विकास भी नजर आने लगा है। नगर पालिका परिषद की अगुवाई में लक्सर नगर अब तक 14 निःशुल्क सेवाएं दे चुका है। इनमें सभी सुलभ शौचालयों समेत पार्क स्थल, वार्डों में रेडीमेड प्लास्टिक स्पीड ब्रेकर्स, राजकीय बस अड्डा, डिवाइडर्स युक्त 2 लेन सड़कें, आधा दर्जन कूड़ा कलेक्शन वाहन, निःशुल्क शव यात्रा वाहन, 2 अनुरक्षण लिफ्ट ट्रेन, सार्वजनिक एम्बुलेंस सेवा, विभागीय जेसीबी मशीन, नगर के कब्रिस्तानों और शमशानों के सौंदर्यीकरण, तिराहों पर बड़ी स्ट्रीट लाइट्स और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 365 शौचालयों के निर्माण शामिल हैं। जब से नगर पालिका परिषद बनी है, अनेकों कार्य किए, चाहे वो निर्माण में हो, चाहे वो जो हमारे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियां हो, चाहे वो बिजली के लिए लिफ्ट हो, 2 लिफ्ट ली गई है। हमने अपने लोगों के लिए एम्बुलेंस ली है। हमने एक अंतिम यात्रा वाहन, सब वाहन बहुत अच्छा सुंदर बनाया है। निर्माण कार्य में जितने भी हमारे लक्सर में शमशान है, कब्रिस्तान है, हमने सबका सौंदर्यीकरण किया है। जो कि हमारे और अन्य चीजें बिल्कुल ऐसी पड़ी थी, बिल्डिंग हमारी जो कि यूज होने वाली नहीं थी, उनको हमने जैसे लक्सर का बारात घर है वो बड़ा सुंदर बना दिया गया है। सितारगंज पुलिस ने 4 दिन पहले बिजली चौराहे से हुई बाइक चोरी का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए माननीय कोर्ट में पेश कर दिया गया। चोर से चोरी की हुई बाइक भी बरामद की गई है। सितारगंज कोतवाली में आसिफ हुसैन ने बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आसिफ हुसैन की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की थी। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आसिफ हुसैन है, जो वार्ड नंबर 7 सितारगंज के हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि इनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिस्टी चौराहे के पास से चोरी हो गई थी, जिस पर जो है थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। और इसमें हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें विवेचक हमारे संजय बोरा और जगदीश तिवारी, ये टीम बनी थी। टीम के द्वारा आज सुबह इस मोटरसाइकिल को एक चोर बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर पुत्र रतन सिंह ग्राम पहने का है, ये नानक मत्ता का, इसके साथ इसे गिरफ्तार किया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। जैविक खेती की जानकारी लेकर विदेश दौरे से उत्तराखंड लौटे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता की और अपने दौरे की जानकारी साझा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश में जैविक खेती की संभावनाओं को देखते हुए एक डेलीगेशन 3 देशों के दौरे पर गया था। इसके बाद तय किया गया कि उत्तराखंड के उत्पादों का विदेश में निर्यात होगा। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कई देशों की 4 कंपनियों को उत्तराखंड में आने का न्योता दिया गया है। आलू, माल्टा, सेब, अखरोट, कीवी के क्षेत्र में कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। 2025 तक उत्पादों को दुगना किया जाएगा। किसानों कई जगह अभी आड़ फूट हमारा अभी गाँव के अंदर हमें बिजली बना रहे हैं, इसमें भी हमने व्यवस्था की है। और हम पूरे अपने जो रोडियोसिटी की बैंक है इसका अध्ययन करने के बाद, ताकि हमारे किसानों को अब सीजन में जो सेब बहुत सस्ता मिलता है उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख लें, और नवंबर में हमने कहा दिवाली के टाइम पे तो उसको सही बनना चाहती है।
तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अधिक पुलिस यहाँ पर बनाएंगे ताकि किसानों को सही दाम मिले। चंपावत का रुख करेंगे, जहां पर आपदा प्रबंधन की टीम के बड़े बड़े दावे फेल नजर आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन की लापरवाही ने 10 साल के बच्चे की जान ले ली। तेतैया के हमले में एक 10 साल का बच्चा घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर ले जाया गया। इस बीच एम्बुलेंस में बच्चे ने दम तोड़ दिया। दरअसल स्वाला के पास रात 10 बजे मलबा आने से NH के बंद हो गया। इसकी वजह से बच्चा अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया, उसने दम तोड़ दिया। हालांकि रात से स्वाला के पास NH बंद है, इसकी जानकारी समय से दे दी गई होती तो शायद बच्चे की जान बच गई होती। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बरसात हो रही है, इसके चलते नदियां उफान पर हैं। बीती रात भी आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बारिश ने कर्णप्रयाग में जमकर उत्पात मचाया। कपीरी पट्टी के किमोली गांव में भूस्खलन से एक गौशाला भी जमींदोज हो गई और 3 मवेशी मलबे में दब गए। एक मवेशी को ग्रामीणों ने बचा लिया। भारी बारिश के चलते पैदल और सड़क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हरिद्वार में देर रात से लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है। ग्राम पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल टूटकर नदी में बह गया। इस रपटा पुल को महाकुंभ के दौरान बनाया गया था। 2021 के कार्यों में बनाया गया ये रपटा पुल 1 साल भी नहीं चल पाया। देर रात से ही लगातार बारिश ने महाकुंभ के दौरान आनंद फानन में बनाए गए इस रपटा पुल की पोल खोलकर रख दी। इसके साथ मूसलाधार बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। गंगा का जलस्तर भी बढ़ चुका है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी के छोटे वाहन इस रपटा पुल से होकर गुजरते थे। पंचपुरी गढ़मीरपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला पथरी रोह का पुराना पुल मार्ग पहले ही सालों से क्षतिग्रस्त हो चुका है। चमोली जनपद में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार सड़कें अवरुद्ध हैं। तस्वीरें जगह जगह से मिल रही हैं। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग 3 अलग अलग जगहों पर अवरुद्ध होने से पिंडर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क फिलहाल अवरुद्ध है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जय हिंद।